Good morning student. In this video we will discuss on the topic of physical world chapter first. आज से आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। चैप्टर फर्स्ट इजी है। साइंस, फिजिक्स, साइंटिफिक मेथड, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बात आती है कि साइंस की। साइंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच इज अचीव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक लॉजिक इज कॉल्ड साइंस। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु या किसी भी थ्योरी के बारे में पूरा नॉलेज रखते हैं, उसका सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल के द्वारा ऑब्जर्वेशन के बाद उसका रिजल्ट आता है, तो उसी को हम साइंस करते हैं। यानी ऐसा जो एक्सपेरिमेंटल पर डिपेंड हो, कोई भी थ्योरी है, कोई भी लॉ है जिसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ हो, उसी को हम साइंस कर सकते हैं कि ये साइंस है। अब साइंस में फिजिक्स की बात आती है कि उसमें साइंस तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसे अदर कई साइंस में आते हैं। तो उसमें जो साइंस में फिजिक्स का है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। देखिए, इसको फिजिक्स को कहते हैं बेसिक साइंस। फिजिक्स जो है आपका बेसिक साइंस है, एक तरह से कह सकते हैं कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो फिजिक्स में जो स्टडी करते हैं हम नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, नेचर से रिलेटेड और उससे जितने भी टर्म्स होते हैं उन सब की जो स्टडी करते हैं वो हम फिजिक्स में करते हैं। अब फिजिक्स की जब स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है साइंटिफिक मेथड। यानी जो आप किसी भी टॉपिक पर जब स्टडी करते हैं और उसका जो है डिस्कवरी करते हैं, तो उसके जो मेथड होते हैं, किन किन मेथड से आप होकर के पास होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो हमको उस ऑब्जेक्ट के बारे में या उस प्रोजेक्ट के बारे में ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपको सुबह सुबह जो है आप उठते हैं और मान लीजिए कॉफी बनाना है, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आखिर कॉफी बनेगी तो उसके लिए क्या क्या चीज हमको जरूरत पड़ेगी और किस तरह से बन सकती है। तो उसका एक ऑब्जर्वेशन होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि टू वर्क आउट ऑन अ प्रॉब्लम। क्या है, कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है वर्क करते समय, उन सब की पहले स्टडी करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है, और जब सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है तो फिर हाइपोथेसिस किया जाता है कि जो मैं कॉफी बना रहा हूँ वो बनेगी कैसे, किस तरह के उसका टेस्ट होना चाहिए और उसका जो फार्मूला है जो आना चाहिए वो किस तरह का होता है। तो हम हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस करने के बाद फिर हम उस प्रोजेक्ट पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अब प्रोजेक्ट जब जैसे कॉफी बनाना स्टार्ट कर देते हैं और जब कॉफी बन के तैयार हो जाती है तो फिर मैं फिर से उसकी टेस्टिंग करता हूँ। उस जो प्रोजेक्ट का जो हमने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस किया है कि इस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए और इस तरह का हमारा रिजल्ट आना चाहिए, तो जिस तरह से हमारे मन में पहले से है कि हम कॉफी बनाने जा रहे हैं तो किस तरह बन के तैयार होनी चाहिए, उसका जब बन के तैयार हो जाएगी तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। और जब टेस्टिंग किया जाता है, जो पहले से अनुमान रहता है, पहले से जो प्री प्लान रहता है उसी के अनुरूप आता है, उसी से मेल खाता है, उसी के इक्वल आता है, तो फिर मैं उसको फाइनल थ्योरी में ले जाता हूं कि ये अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर है। इस तरह के जो सिस्टम है, इस तरह के जो प्रोसेस हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। कि साइंटिफिक मेथड में कौन कौन से स्टेप का यूज किया जाता है। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के बाद फिर उसका हाइपोथेसिस किया जाता है। ठीक है, उस पर जो है कि कौन सा जो है उसकी हाइपोथेसिस लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है टेस्टिंग किया जाएगा। टेस्टिंग के बाद लास्ट में फाइनल रिजल्ट दिया जाता है।
कि हमारा इस तरह से प्रोजेक्ट था और ये कंप्लीट होकर के तैयार हो गया। इसके बाद आता है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिजिक्स का रिलेशन जो है साइंस के जितनी भी ब्रांच होती हैं सब में फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिजिक्स के बिना कह सकते हैं कि कोई भी काम जो है इनकम्प्लीट हो सकता है, उसके बिना आप कर नहीं सकते। अगर बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में कुछ भी रिसर्च करते हैं या कुछ आपको देखना है तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आप देखिए स्लाइड को भी बनाना होता है या कुछ और इस तरह के, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, लेजर का यूज करते हैं। तो ये सब जो है फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि बायोलॉजी में क्या रोल है। उसी तरह से फिजिक्स का रोल जो है केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में ब्रांच ही होती है, सबसे पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं, टर्म्स हैं, कर सकते हैं, चाहे वो एटम्स की बात करें, चाहे रदरफोर्ड मॉडल की बात करें, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें उसमें, या थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, सब में फिजिक्स के फार्मूले अप्लाइड होते हैं। और दूसरी बात है कि कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो भी उसमें फिजिक्स के फार्मूले अप्लाइड होते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में। अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं आप देखिए तो मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स का जो फार्मूले आते हैं उसका भी रोल फिजिक्स में करते हैं, फिजिक्स में उसका यूज करते हैं। जैसे अभी आपने इसके पहले हमने पढ़ाया था, आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया था, इंटीग्रेशन पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था। ये सब के सब जो है देखिए मैथमेटिक्स से लिए गए हैं, तभी हम फिजिक्स का कोई डेरिवेशन कर सकते हैं। और इस तरह से फिजिक्स का रोल जो है जितनी भी ब्रांचेस हैं साइंस की उन सब में फिजिक्स का रोल इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर उसके बाद आता है कि फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। अब आप कह सकते हैं कि आज सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अभी जो आपके पास ये वीडियो के माध्यम से जो है, वीडियो के थ्रू जो है आपके पास जो मटेरियल भेजा जा रहा है, जो आपके पास जो है वीडियो भेजे जा रहे हैं, तो इसी का सबसे बड़ा रोल आप देख लीजिए कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में क्या रोल है। फिजिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स की टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतना जो है वीडियो भेज सकें या इतनी दूर से हम आपसे बात कर सकें। तो इस तरह से मोबाइल देखिए, टीवी देखिए और इंटरनेट देखिए, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक तरह से जो कह सकते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है फिजिक्स। हमारी लाइफ स्टाइल को फिजिक्स ने चेंज कर दिया है। फिजिक्स का जो रोल है वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इस तरह से एक्सरे टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करते हैं। अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, बोन्स का फ्रैक्चर होता है, तो हम उसमें देखिए एक्सरे का यूज करते हैं। बिना एक्सरे किए हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि हमारा जो बोन है वो फ्रैक्चर किस पॉइंट पर हुआ है, कहां पर हुआ है। तो इसी तरह से प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं स्पेस में, रेडियो, टेलीविजन, इन सब में फिजिक्स का रोल है। मतलब हम कह सकते हैं कि आप देखिए लाइट से लेकर के हर चीज में फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई कुछ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इस तरह से ये सब के सब जो है फिजिक्स की देन है, फिजिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है। अब आप कर सकते हैं कि अगला टॉपिक जैसे है फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। तो अब देखिए अभी मैं चर्चा कर रहा था कि सोसाइटी में फिजिक्स का कितना बड़ा रोल है। कंप्यूटर देखिए कितने अच्छे से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उसको बहुत कम शॉर्ट टाइम में कैलकुलेट कर देता है। कंप्यूटर का देखिए रोल कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन का रोल देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम घर में बैठे हैं और क्या हो रहा है देश दुनिया में, कहां पर क्या हो रहा है वो सब हम देख सकते हैं। घर बैठे मैं देख सकता हूं, तो हम सब देख सकते हैं। तो इस तरह से पूरा कह सकते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज कर दिया है फिजिक्स। तो ये फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं। अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि फिजिक्स में कौन से डिवाइस हैं और उसके प्रिंसिपल क्या है। उसका प्रिंसिपल क्या है, जो कोई डिवाइस है तो वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ऐसे बहुत से डिवाइस हैं जो अलग अलग प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, उन सबको आपको याद करना है। जैसे बात आती है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है ये आपसे
आपको मालूम है, क्लास 10th में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर या इलेक्ट्रिक डायनेमो का रोल क्या होता है। एक ऐसा डिवाइस होता है जो पूरी तरह से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक। जैसे जो डायनेमो होता है तो वो उसका रोल है कि इलेक्ट्रिक डायनेमो इस तरह का रोल निभाता है। अभी आप उसी में इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल वर्क में जो कन्वर्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रिक मोटर करते हैं। और इलेक्ट्रिक जनरेटर नाम से ही समझ में आता है कि जनरेटर, जनरेट करना, इलेक्ट्रिक को जनरेट करना, मतलब मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका प्रिंसिपल है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मींस इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी तरह कंप्यूटर है जो डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर रोल करता है। एरोप्लेन है बर्नौली थ्योरम पर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। रेडियो, टेलीविजन, कम्युनिकेशन, ये सब के सब प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव्स पर वर्क करते हैं। इसी तरह से आप और इसमें कई ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं और उसको आप नोट भी करेंगे, याद भी करेंगे। जैसे आप न्यूटन का देखे होंगे, लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब के सब जो है वो किसने किया था, इसकी डिस्कवरी न्यूटन ने किया था। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है और इसको याद रखना है। इसके बाद बात आती है कि फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्स हैं, उसका क्या नेचर, उस नेचर में जो फंडामेंटल फोर्स हैं उसको डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन करने के लिए जैसे सबसे पहले है हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए दो बॉडी हैं और उनका मास क्या है, एक का कैपिटल एम ले लेते हैं और एक का स्मॉल एम, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी। तो इनके बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होगा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। और दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा देंगे तो अब आ जाएगा आपका कैपिटल G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, जिसमें G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो इस तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो गई कि कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और अगर यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। आप एक बार फिर से देखिए, यहां तक आप दो पार्ट में पढ़ाएंगे इसको। एक आज के वीडियो, मतलब आज के वीडियो फर्स्ट लेक्चर में भेज रहे हैं कुछ, और कुछ पार्ट बचा हुआ है उसको सेकंड दूसरे दिन भेजा जाएगा। तो हमने कहा जैसे आपने इसमें डिस्कस किया साइंस, जो सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटल के बेस पर हम किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं या कोई भी डिस्कवरी करते हैं तो वो साइंस के में आएगा। फिजिक्स का रोल सबसे ज्यादा है, नेचर और नेचुरल फिनोमिना की जो स्टडी करते हैं। साइंटिफिक मेथड हमने बता ही दिया कि पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस लिखते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं और फिर फाइनल थ्योरी देते हैं। इसके बाद फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, उसके में मैंने बता दिया कि सभी जो साइंस की ब्रांच है सभी में फिजिक्स का मेन रोल है। फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, सोसाइटी में भी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे आप अपने से भी लिख सकते हैं, सोच भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और देख भी रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैंने बता दिया कि F इक्वल कितना होता है, G m अपॉन डी स्क्वायर, जहां G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, तो इतना आप इसको नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, बुक्स खरीद लेंगे, कोई भी रेफरेंस की बुक खरीद सकते हैं आप। और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।